तो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे पुली प्रॉब्लम्स के बारे में। मेनली 4 चीज़ें इस वीडियो में कवर्ड हैं। एक है जनरल स्ट्रेटजी, किसी भी पुली प्रॉब्लम को देख के हमें सबसे पहले अटैक कैसे करना है, किन स्टेप का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट, क्योंकि जनरल स्ट्रेटजी से तुम सिंपल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लोगे कि 2 मास हैं, एक स्ट्रिंग से अटैच हैं और तुम उनका एक्सेलरेशन पता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसका भी A1 है, सेम एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, बहुत सारे मासेस हैं, तो उनके बीच में डिफरेंट एक्सेलरेशन होता है अलग अलग मासेस का। वो निकालने का मेथड होता है मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्लियरिटी के लिए, लास्ट में होमवर्क आपके लिए। तो सबसे पहले जनरल स्टेप्स टू फॉलो। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल एग्जाम्पल है एक, तो इसमें कौन कौन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक ये और एक ये, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आर दी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड चीज़ है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया और नीचे लगा दिया m1g, ऊपर लगा दिया TR1। TR1 इज द टेंशन विच रोप इज अप्लाइंग ऑन मास 1। TR1 यानी कि रोप जो टेंशन लगा रहा है मास 1 पे। 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, m2g नीचे और TR2 ऊपर, यानी कि रोप टेंशन जो लगा रहा है 2 पे, TR2। और हमारे पास एक ये रोप भी है जो मूव कर रही है, हालांकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमें एक क्रूशियल रिलेशन देगा जो कि हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो ये एक बहुत ही सही तरीका है देखने के लिए कि कैसे टेंशन फोर्स बराबर होते हैं। तो ये जो रोप है, इस रोप के दोनों एंड पॉइंट्स पे भी एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। वो टेंशन है T1R, यानी कि जो ब्लॉक 1 लगा रहा है रोप पे, और यहाँ पे लगेगा T2R, यानी कि जो ब्लॉक 2 लगा रहा है रोप पे, और यहाँ पे रोप पे फोर्स लगा रहा है FP जो कि पुली लगा रही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे अजम्पशन है कि रोप इज़ मासलेस। अगर रोप मासलेस होता है तो जो यहाँ पे जो टेंशन है वही यहाँ पे टेंशन होगी, यानी कि T1R इज T2R, T1R T2R इज T, सेम है। अगर रोप मासलेस नहीं है तो टेंशन लेंथ के साथ वेरी करती है, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम, वो कभी बाद में देखेंगे। यानी कि ये दोनों टेंशन बराबर हो गए। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हमारे। फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट देख लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो 3 हमारे पास डायग्राम है, ये और ये। अब एक्शन रिएक्शन पेयर हमें आइडेंटिफाई क्यों करने हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बराबर होते हैं। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, ब्लॉक 1 रोप पे टेंशन लगा रहा है और रोप ब्लॉक 1 पे टेंशन लगा रहा है, दैट इज द एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि ये दोनों, यानी कि TR1 इज T1R सेम, यानी कि ये चारों फोर्स T T T T बराबर है। तो ये बस एक इनिशियल स्टेप था ये देखने के लिए कि कैसे टेंशन इक्वल रहती है मासलेस स्ट्रिंग के केस में। ये आपको हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जा रही है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप इज चूज सेपरेट यूनिट वेक्टर फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कि हमें एक डायरेक्शन लेना है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ऐसा नहीं है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो एंड स्टिक टू दैट डायरेक्शन अंटिल द एंड। ठीक है, मान लो M1 डायरेक्शन है, इसके लिए हमने मान लिया कि मास नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें शुरू में ना एक एजम्पशन लेना पड़ता है कि मास मान लो नीचे जा रहा है M1 और ये ऊपर जा रहा है। अगर हमारा ये एजम्पशन सही हुआ तो जो एक्सेलरेशन निकालोगे A1 के लिए वो पॉजिटिव आएगा। अगर तुम्हारा अजम्पशन उल्टा है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर हमें बता देगा हमारा अजम्पशन सही है गलत है। तो आपको डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी है, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे ले लो। यानी कि मास 1 हमने ले लिया नीचे डायरेक्शन में, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर नीचे पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसको हम पहले लिखेंगे m1g माइनस टी इक्वल टू M1A1। A1 इज दी एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 तो मूव कर रहा है ना। M2 के लिए हम सेम लिखेंगे। M2 के लिए ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली हमने, मान लो M2 जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो हम इसको माइनस करेंगे, T माइनस M2g इक्वल टू M2A2। अब स्ट्रिंग लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। क्या मतलब कि ये जो लेंथ है कांस्टेंट, ये चेंज नहीं कर रही है, यानी कि जिस रेट से ये वाला पॉइंट मूव करेगा उसी रेट से ये वाला पॉइंट मूव करेगा। यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है ये डाउनवर्ड की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ A1 सेम रहेगा, यानी कि A1 एंड A2 आर बोथ सेम लेट A। ठीक है, उसको हमने A ले लिया, तो A2 की जगह हम A रख देंगे और यहाँ से टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन इक्वल्स टू M2A प्लस M2g। टेंशन आप यहाँ पे रख दो, M1g इक्वल्स टू M2A माइनस M2g इक्वल्स टू M1A। यहाँ से A का फॉर्मूला निकल आएगा।
तो दिस इज द जनरल स्ट्रेटजी फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे हमने एक बहुत ही क्रूशियल फैक्ट यूज़ किया कि a1 और a2 बराबर है। अब हमेशा ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट इफ a फॉर डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। हमारे पास काफ़ी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और उनके एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं। तब हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा एग्जांपल है एक। अब इसमें 3 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, एक मास 1, मास 2 और ये पुली भी, क्योंकि पुली भी स्ट्रिंग से अटैच है, इसके सेंटर से अटैच नहीं है यहाँ पे रिजिड ऑब्जेक्ट से, यानी कि पुली भी मूव कर सकती है। यानी कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, पुली भी, मास 1, मास 2। तो अब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेलरेशंस इज़ नॉट इमीडिएटली क्लियर। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, ऑल्दो अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इन तीनों का एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ये मेथड क्या है, देखो ये वही डायग्राम है। अब हम इस डायग्राम में क्या करते हैं, जो भी रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इस रिजिड सपोर्ट से हम लेबलिंग शुरू करते हैं। लेबलिंग का रूल क्या है, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट लेबल ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज वाई आई। क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो वाई यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता तो एक्स यूज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजिड सपोर्ट ये है, यहाँ से हमें सारे मूविंग ऑब्जेक्ट को वाई आई, सबस्क्रिप्ट जो आई है वो डिनोट करेगा कौन सा मूविंग ऑब्जेक्ट है। मान लो मास 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने कह दी y1। ये मास 2 है, यानी कि रिजिड से 2 तक की डिस्टेंस हमने कह दी y2। ये पुली भी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कह दी हमने yb। सिंपल। अब फिक्स डिस्टेंस को हम मार्क कर देंगे si से। एक तो a फिक्स्ड है, a को हमने s1 से फिक्स कर दिया, और b और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो हमने s2 लिख दिया। अब क्या है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राइट कंस्ट्रेंट लेंथ्स इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लेंथ्स इन टर्म्स ऑफ मूविंग लेंथ्स। अब जो भी कांस्टेंट लेंथ है तुम्हारी, उनको हम लिखेंगे मूविंग लेंथ के टर्म्स में। क्यों यूज़फुल है ये आगे पता चलेगा। देखो ये जो हाईलाइटेड लेंथ है ना, ये वाली, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। ये दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये है सिंगल स्ट्रिंग। तो ये इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो हमने मान लिया है वो है L। अब इस L को लिखेंगे हम इसके पार्ट्स में। सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये तो पुली बी की डिस्टेंस है, वाई बी लिख दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक कर्ल्ड हो रही है, पूरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पुली। अगर पुली की रेडियस R है, यहाँ पे एक चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं, पुली की रेडियस इज R, दोनों पुली की रेडियस इज R, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि बाद में जब हम अभी देखोगे आप, तो ये है वाई बी, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस पाई आर। अब ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये क्या है, ये पुली के यहाँ से लेके यहाँ तक जो पुली की डिस्टेंस है वाई बी, माइनस ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है S1, यानी कि वाई बी माइनस S1, ये डिस्टेंस हो गई। अब ये डिस्टेंस फिर से पाई आर, फिर से पाई आर। अब ये जो डिस्टेंस है ये है 1 तक की डिस्टेंस माइनस ये कांस्टेंट S1, y1 माइनस S1। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरा कांस्टेंट क्या है, दूसरा कांस्टेंट है हमारा S2, क्योंकि S1 जो कांस्टेंट है उसको तो हम इनके टर्म्स में लिख नहीं सकते, और कोई ज़रूरी भी नहीं है लिखना। S2 का ज़रूरी है, क्योंकि ये S2 दो मूविंग ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो S2 होगा हमारा y2, ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, ये बचा S2, यानी कि y2 माइनस वाई बी, ये होगी इक्वेशन 2। अब हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन लाने के लिए डबल डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो जो मूविंग लेंथ है दैट विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर तुम y1 का टाइम डेरिवेटिव लो 2 बार, तो वो क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन की ये जो 1 ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन क्या है, ऑब्वियसली। तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा, L तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। y भी क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ b, ये 0 हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है, लिखो ना लिखो, कोई भी रेडियस हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का 0 ही हो जाना है। वाई बी फिर से ए बी, S1 कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0, y1 मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ a1, S1 कांस्टेंट विच इज़ 0। याद रखना डबल डेरिवेटिव टाइम के साथ ले रहे हैं, इसीलिए हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है। हम यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, सॉरी स्पीड का, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया हमारा a1 इक्वल्स टू माइनस 2ab। a1 ये है, 2ab ये है, a1 इक्वल्स टू माइनस 2ab। देखो साइन का जो फैक्टर है वो मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली दे रहा है।
ये क्या बता रहा है कि A1 जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है A2 उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। माइनस का मतलब ये है, तो A1 जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है A2 क्या है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है विथ ट्वाइस द एक्सेलरेशन। ये रिजल्ट ये बता रहा है। अच्छा, A2 यहाँ पे कैसे आया, सेकंड इक्वेशन की मदद से, क्योंकि यहाँ तो A भी था। सेकंड इक्वेशन क्या थी, S2 इक्वल टू y2 माइनस YB। डेरिवेटिव लोगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस AB, यानी कि A2 बराबर AB। वो तो आप डायरेक्टली देखकर भी बता सकते थे, क्योंकि ये दोनों रिजिडली कनेक्टेड हैं, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास आ गए। तो ये मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट काम में आता है डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन पता करने के लिए। अब जो आपके लिए होमवर्क है वो ये है कि A1 निकालो यूजिंग दिस रिलेशन, ये रिलेशन और फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमने जो उस सिंपल वाले केस में किया था, यहाँ पे हमने ये निकाला था यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सेम आपको मेथड यूज़ करना है, लेकिन वहाँ पे जो क्रूशियल इक्वेशन थी, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, वो मैंने आपके लिए ड्राइव कर दी है। A1 इक्वल टू माइनस A2, इसका आप यूज़ करो और आंसर आना चाहिए ये। और अगर आप मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट्स अच्छे से सीख गए तो इस प्रॉब्लम में ये जो रिजिड सपोर्ट है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैंने बस इसलिए बनाया है ताकि ये लेबलिंग दे सकें। तो जैसे इस केस में जो लेबलिंग के लिए रिजिड सपोर्ट था वो क्वेश्चन में गिवन था, ये है ना, इसका टॉप मोस्ट पार्ट। कभी कभी क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम के लिए, यहाँ पे जो सिस्टम है वो बस इतना है, ठीक है। ये मैंने बस आप अपने लिए बनाया है, आपके लिए सिंपल कर देने के लिए, कि आप यहाँ से जो है लेंथ को लिख लो सब, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम जहाँ से हम सबकी लेंथ लिख सकें। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से हम सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ लिख देंगे। ये जो है ये भी फिक्स्ड है। तो मैंने लेबलिंग्स दे दी हैं आपके लिए सिंपल के लिए। ये जो SA, SB और D हैं ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सेम रूल का यूज़ करके आपको मास A1 और मास A2 के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है, एंड द आंसर इज़ 2A1 इक्वल्स टू 3A2। अगर ये आंसर आपका आ रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको इसकी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, कमेंट डाउन। थैंक यू।